हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग साइंस में सभी न्यूमेरिकल एक बार में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रकाश से रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर विद्युत से रिलेटेड, फिर चुंबक से। तो साइंस में इतना ही है। इसके बाद फिजिक्स में, इसके बाद केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर में है वो पीएच मान पीओएच मान वाला, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में एक ही बार सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परावर्तन से रिलेटेड यानी दर्पण में परावर्तन से रिलेटेड सवाल देखते हैं। पहला, एक मोटरसाइकिल के पीछे देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है ना। मोटरसाइकिल पीछे देखने के लिए 5 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला। अब देखिए आर दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या 5 मीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगर उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, अवतल दर्पण होता तो ऋणात्मक होती। तो पहले फोकस दूरी यही निकाल लो, 5/2 मीटर। अब चूंकि उत्तल दर्पण है तो ये धन में होगा। आगे पीछे से आ रही मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, किसके प्रतिबिंब की, जो पीछे 5 मीटर की दूरी पर आ रही है, तो वो हो गई वस्तु। यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 5 मीटर दूरी पर, ठीक, ये 5 मीटर दूरी पर। तो वस्तु का मान जो है वो हमेशा माइनस में होगा, यू का मान। आगे उसके प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी यानी v निकालना है, प्रकृति निकालनी है, वास्तविक होगा, आभासी होगा, छोटा बड़ा कैसा होगा, आकार निकालना है यानी प्रतिबिंब का आकार मतलब I निकालना है, ठीक, इतना चीज याद करना है। अब इसको सॉल्व करो क्रम से। देखिए एफ वी यू ना, एफ यू दिया हुआ, v निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1/f = +1/u। तो दर्पण के लिए क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, और यम बराबर क्या होता है, I/O = -v/u। यहाँ माइनस लगा दीजिए कहीं, ठीक है, यहाँ प्लस में होगा, इसमें माइनस होगा दर्पण के लिए। अब इसी में मान रख दीजिए क्रम से। तो f का मान कितना है, 5/2 बराबर v ऐसे लिख लीजिए चूंकि उसको निकालना है, और u कितना है, -5, ठीक। अब देखो इसको लिख सकते हैं कितना, 2/5, ये हो गया 2/5। अब ये -1/5 है, इसको इधर लाओ तो +1/5 हो गया। अब बराबर 1/v मिल गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हर बराबर है तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 3/5 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर क्या मिला, 5/3। तो 5/3 भी रहने दीजिए या भाग दे दीजिए, इसमें कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 6 6 आता रहेगा, 7 कर लीजिए, इतना सेमी मीटर, ठीक। तो इतने मीटर आ गया दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये देखिए धन में आया ना, तो धन में आया इसका मतलब पीछे बनेगा और आभासी होगा। तो प्रकृति इसकी क्या हो गई, 1 चलिए लिख देते हैं, 1.67 मीटर दूरी पर पीछे, दर्पण के पीछे कैसा, आभासी। और जब आभासी होगा दर्पण में तो वो सीधा होता है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनता है, ठीक। ये हो गई ये प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। अब इसके बाद आकार निकालना है। आकार के लिए क्या चाहिए हमको, देखिए I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है तो कितने गुना प्रतिबिंब बनेगा ये हम आकार के अंतर्गत निकाल लेंगे। कैसे, I/O या यम जो होता है वही क्या होता है, आवर्धन होता है, यानी कितने गुना प्रतिबिंब बना है वही आवर्धन होता है। तो आकार यहाँ से यम बराबर निकाल लेंगे, -v कितना है, अभी निकाला, 5/3 रख दीजिए, और u कितना है, -5 है ना। अभी देखिए माइनस कट गया, तो यहाँ से आ गया क्या, इसको ऊपर कर लीजिए तो कितना आएगा, /5 है ना, तो ये 5/3 × 5। अब इसको काट दीजिए, है ना, तो क्या मिलेगा, 1/3, 1 में 3 से भाग दे दीजिए, क्या मिल जाएगा, 0.3 × 9 1.033 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब जीरो 0.33 गुना बड़ा बनेगा या बनता है। ठीक, चलिए नोट करिए, अगला देखते हैं। इसके बाद दर्पण से रिलेटेड इस टाइप का सवाल लगा लेंगे आप, तो हर सवाल उत्तल दर्पण से रिलेटेड लगा लेंगे। चलिए देखते हैं कि 30 सेमी वक्रता त्रिज्या, जैसे जैसे प्रश्न हो क्रम से लिखते जाइए। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 30 सेमी हो गया। अब इसके बाद निकाल लेंगे फोकस दूरी, f बराबर r/2। r कितना है? 30/2 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 15 आ गया। 15 क्या सेमी है? ठीक, 15 सेमी हो गया। r बराबर f बराबर, अब ये देखिए उत्तल दर्पण है तो ये धन में होगा, अवतल होता तो हम ऋण लिखते, ये हो गया। अब ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु रखी है। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेमी दूरी पर। और कितनी लंबी वस्तु है? यानी O बराबर 2 सेमी। ठीक, अब O दिया हुआ तो यहाँ हम I आसानी से निकाल लेंगे। प्रतिबिंब का आकार भी निकालना है और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालनी। स्थिति मतलब V, आकार मतलब I। ठीक, अब सॉल्व करिए इसको। कौन सा फार्मूला लगेगा? 1/f = 1/v + 1/u, है ना। बस इसी मान रख दो क्रमशः। f कितना? 15, v ऐसे रहने दीजिए, प्लस u कितना है? -30। अब इस माइनस को इधर लाओ, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब इसका लेंगे एलसीएम। ध्यान दो इधर, 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। जब दोनों संख्याएं कट जाएं एक दूसरे से तो बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है और छोटी संख्या एचसीएफ। तो अब यहाँ से देखिए 30 के 30 एक बार गया और 15 दूनी 30 2 हो गया, 1/v। तो ये कितना हो जाएगा? 3/30 बराबर 1/v। इसको काट दो, 10 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से 1/10 बराबर 1/v मिला। इसका मतलब v बराबर कितना हो जाएगा? 10। v बराबर 10 सेमी। अब ये देखिए धन में आया है। अब यदि धन में आया तो प्रतिबिंब कैसा होगा? पीछे बनेगा और आभासी होगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार भी निकाल लेते, फिर डायग्राम बनाएंगे। आकार कैसे मिलेगा? I/O बराबर -v/u, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए I कितना है वही निकालना है, I ऐसे लिख लो। O कितना दिया हुआ है? 2 सेमी बराबर, ये वाला माइनस लगाइए, V कितना है? 10 और U -30। ठीक है, अब दोनों तरफ दोनों माइनस है, माइनस हट जाएगा, ये 10 से काट दो। ठीक, तो ये कितना मिलेगा? इधर गुणा कर लो, 3I बराबर 2। तो I बराबर हो गया 2/3, या इसको जो है दशमलव में बदल दो, कितना होगा? 3 × 6 = 18, 6 6 आता जाएगा, 6 7 कर लो, 0.67। ठीक, ये आ गई प्रतिबिंब की लंबाई इतनी सेमी। ठीक, अब क्या करेंगे? किरण आरेख खींच लो क्रमशः। इसका क्या बनेगा? उत्तल दर्पण बना लो पहले। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये आ गया मुख्य अक्ष। अब देखिए ये फोकस बिंदु और उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? 30 सेमी दूरी पर। अब देखिए फोकस दूरी कितना? 15। पहले एक एक चीज लिखिए, 15 सेमी फोकस दूरी हो गई। अब इधर अगर ये 15 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या इसकी जो है वक्रता केंद्र से दूरी कितनी हो जाएगी? ये इसी का 2 गुना होता है, यानी 30 हो गया ये। ठीक, अब इसके सामने वस्तु रखी है, देखिए यहीं समझ लीजिए फोकस बिंदु, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र समझ लीजिए इसे। तो वस्तु कितनी रखी? 30 सेमी दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर। ये हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे? ये जो समांतर आएगी प्रकाश की किरण, जो समांतर आएगी वो कहाँ जाएगी? फोकस से। तो ये समांतर लेके आओ। अब चूंकि ये परावर्तित होगी, है ना, इधर से जाएगी। अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे
ठीक, इसको पीछे डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो फोकस से होके आएगी। ठीक, अब दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र के सीध में आती है ना, वो मुड़ती नहीं, उसी मार्ग से वापस जाती है। तो वक्रता केंद्र के सीध में इसको ले आइए, यहाँ से डॉटेड लाइन से इसको करिए, अब इसको इस प्रकार से बना दीजिए, ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण। तो पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिल जाएगी, यहीं फोकस और ध्रुव के बीच में ही मिलेगी हमेशा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में मिलता है। ठीक, और कैसा बना, देखिए छोटा बना है, वस्तु कितनी थी 2 सेमी लंबी, प्रतिबिंब कितना बना 0.67, यानी प्रतिबिंब छोटा बना है। और कहाँ बना है, ठीक है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बना है 10 सेमी पर। देखिए ये 15 सेमी दूरी पर रखा गया था, यहीं 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ 10 सेमी। ठीक, यहाँ दिखा दीजिए इसे, ये हो गया किरण आरेख। चलिए अब अवतल दर्पण से रिलेटेड सवाल समझते हैं। 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण है तो इसकी वक्रता, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो पहले आर दिया हुआ है 30 सेमी, लिख लीजिए, आर दिया हुआ तो आप निकाल लीजिए। अक्सर सवाल में फोकस दूरी डायरेक्ट दे दिया जाता है, तो आप फोकस दूरी रख लेना, है ना। तो अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। कैसे, एफ बराबर आर बटे 2। आर का मान कितना 30 बटे 2 कर लो, इसको काट दो, कितना आएगा 15। अब एफ देखिए आ गया 15। अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, अवतल है तो इसके लिए ये ऋणात्मक है ना। अब ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु है, तो 30 सेमी दूरी पर यानी u बराबर वही 30 सेमी। अब u का मान जो है यहाँ हमेशा ऋण में होता है u। अब 2 सेमी लंबी वस्तु है, o बराबर 2 सेमी। तो इससे प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालना है और प्रकृति बतानी है और किरण आरेख खींचना, आकार भी खींचना, तो आकार के लिए आई कर लो। ठीक, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, एफ यू दिया हुआ है, अब निकालेंगे v। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला रख। अब इसी में मान क्रमशः रख दीजिए। देखिए अवतल दर्पण है तो ये ऋण में था, यहाँ रख दीजिए -1/15 और v ऐसे लिख लीजिए, u कितना है -30। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/30 -1/15 बराबर 1/v हो गया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, वही 30 आएगा, 30 1 के 30 1 हो गया, 15 दूनी 30 2 हो गया, 1/v। इसको घटा लीजिए, -1/30 बराबर 1/v। तो यहाँ से v बराबर आ गया -30 सेमी। ठीक, अब देखिए माइनस में आया, इसका मतलब सामने होगा। अब यम निकाल लीजिए, यम के लिए फार्मूला लगाइए। यम बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u, या यहाँ भी माइनस लगा सकते हो। तो अब I कितना है वही निकालना है, I लिख लीजिए बटे O 2 सेमी बराबर -v कितना है -30 बटे u कितना, ये भी -30 है ना। तो -30 कट जाएगा तो क्या मिलेगा, I का इधर गुणा कीजिए, एक माइनस यहाँ है अभी, तो I बराबर -2 सेमी। अब देखिए I का मान यदि माइनस में आया इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा, और यदि धन में आता तो सीधा। तो चलिए अब किरण आरेख खींच करके देख लीजिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए उल्टा 2 सेमी लंबाई का 30 सेमी दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रकृति हो गई। अब किरण आरेख खींच लीजिए। देखिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना लीजिए इस प्रकार से, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक, फोकस दूरी वक्रता केंद्र, फोकस दूरी कितना है 30 सेमी, फोकस दूरी यहाँ लिखिए 30 सेमी, फोकस दूरी 15 है, ये 15 सेमी। ठीक, और तो ये केंद्र की दूरी ये जो है कितनी हो जाएगी 30। ठीक, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है 30 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है, यानी यहीं रखी है, तो यहीं रख दीजिए। अब किरण आरेख खींचिए, जो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के कहाँ जाएगी, फोकस बिंदु से, फोकस से ले जाइए, फोकस यहाँ से। अब फोकस से होके जो आएगी वो कहाँ से जाएगी, समांतर हो जाएगी, फोकस से ले आइए, ये समांतर हो जाएगी। ठीक, और ये वक्रता केंद्र पर ही मिलेंगी
और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक, तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अब चलिए देखिए अगला सवाल, 5 सेमी लंबाई की एक वस्तु। अब देखिए वस्तु की लंबाई 5 सेमी है ना, फिर 20 सेमी फोकस दूरी है, F बराबर 20 सेमी। अब देखिए उत्तल होगा तो धन, अवतल होगा तो ऋण। फिर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस है तो ये धन में होगा, धन लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र से 30 सेमी दूरी पर रखी है क्या वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी आ गई 30 सेमी। अब ये धन में होगा कि ऋण में, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होती है। अब प्रतिबिंब की स्थिति और आकार निकालना है, I निकालना है और V निकालना है। ठीक, चलिए फार्मूला लगा दीजिए, 1/F = 1/V - 1/U। लेंस है ना इसलिए माइनस होगा ये। अब लगा दीजिए यहाँ सवाल, F बराबर कितना लिखेंगे 20 बराबर V कितना है वही निकालना है, माइनस U कितना -30 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करो, ये 20 लिखेंगे यहाँ 1/20 बराबर 1/V। अभी कितना बन गया +1/30, इसको इधर कर लो, 1/20 है, इसको माइनस हो जाएगा, ये 30 बराबर 1/V हो गया। आया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा। देखिए एलसीएम लेने का तरीका, दोनों एक दूसरे से तो कट नहीं रहे हैं, यदि कट जाते तो बड़ी वाली संख्या एलसीएम होती, नहीं कट रहे हैं तो ये किसी एक का पहाड़ा पड़िए। 30 दूनी 60, अब 60 आया कटाए 20 से ना, 60 20 से कट जाएगा यानी एलसीएम 60 हो गया। तो 20 3 60 3 हो गया, 30 दूनी 60 2 हो गया। अच्छा ये माइनस है तो माइनस लगाइए यहाँ पे, तो बराबर 1/V। अब इसको घटा दीजिए 1/60, तो ये आ गया V बराबर कितना 60 सेमी हो गया। ठीक, अब प्रतिबिंब की स्थिति लगा दीजिए इसमें। प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, यम वाले फार्मूले से, जैसे अभी हमने लगाया था, बहुत ही आसान है ये, यम = I/O। ठीक, अब ये हो जाएगा V/U। ठीक, अब इसी मान रख दीजिए, देखिए I कितना है, I है कितना वही निकालना है, I निकालना है। O कितना दिया हुआ है 5 रख दीजिए, और V कितना है अभी निकाला हमने 60/U कितना -30। ठीक, अब देखिए काट दीजिए, 30 दूनी 60, तो बचा कितना I/5 बराबर -2, तीसरा गुणा कर लीजिए, I बराबर कितना आ गया -10 सेमी। अब देखिए माइनस में आया, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो इसके लिए किरण आरेख भी खींच लीजिए। कैसे खींचेंगे, इस प्रकार से, कौन सा है उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस बनाइए, ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक, मुख्य अक्ष बना लीजिए, फोकस बिंदु, दुगनी फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, फिर उतनी ही दूरी पर दुगनी फोकस बिंदु। अब देखिए वस्तु कहाँ रखी है, फोकस बिंदु पहले दिखा दीजिए, 20 सेमी है ये, और ये 40 सेमी हो जाएगा। इतना काम कर लिया कीजिए, जो भी फोकस दूरी दुगनी फोकस दूरी हो उसको लिख दीजिए यहाँ पे। अब वस्तु कहाँ है उसको चेक करिए, 30 सेमी पर है, देखिए ये 20 हो गया तो इससे कहीं ज़्यादा है, तो ये देखिए 40 इससे कम है, 30 है ना, तो यहीं कहीं बीच में होगा, यहाँ रख दीजिए वस्तु को। ठीक है, वस्तु की दूरी यहाँ इसको भी डिनोट कर दीजिए, ये हो गया 30 सेमी। ठीक, अब किरण इसमें खींचिए, तो जो समांतर आएगी किरण, देखिए ये समांतर आने वाली किरण कहाँ जाएगी, फोकस से ले जाओ। ठीक, अब दोबारा या तो वक्रता केंद्र से लेके आओ सीधे, या फोकस बिंदु से लेके आओ। ठीक, तो कहाँ से ले आए, चलिए ये वक्रता केंद्र से लेके आते हैं ना, वक्रता केंद्र वाली सीधे निकल जाएगी, ये फोकस वाली यदि फोकस से ले आएंगे तो इस प्रकार से ले आएंगे, जो भी खींचना हो खींच लीजिए। ये वक्रता केंद्र से आएगी तो ऐसे आएगी, और ये कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं मिल गई, ये मिल गई ये। ठीक, अब देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए उल्टा बना, ये माइनस में आया उल्टा बना है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 60 सेमी दूरी पर। देखिए ये 60 बना ना, ये 20 से अधिक दूरी पर बन गया, ये 60 सेमी दूरी पर। ठीक, अब देखिए प्लस में आया ना, तो इधर वाली दूरी जो होती है ये पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव होती है। हर तरीके से सवाल सही है, ग्राफ बना करके आप चेक कर लेंगे। वैसे किरण आरेख खींचने को आता भी है, तो किरण आरेख भी आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तो 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति निकालनी है। अब समझिए, जैसे
लेंस के लिए ये सूत्र क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक। और यम बराबर क्या होता है I/O = v/u, जहाँ यह फोकस दूरी, ये v प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, I प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, और ये जो है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। ये तो सब पढ़ चुके होंगे। चलिए अब न्यूमेरिकल इसमें लगाते हैं, जो भी दिया हो उसको पहले लिख लीजिए। 5 सेमी ऊंचाई की, अब देखिए 5 सेमी ऊंचाई की वस्तु है, यानी वस्तु की लंबाई दिया हुआ है। वस्तु की लंबाई O बराबर 5 सेमी लिख लो। फिर आगे 25 सेमी फोकस दूरी, यानी F बराबर 25 सेमी रख दीजिए। अब अवतल लेंस है, अवतल लेंस है तो माइनस में, यदि उत्तल होता, ध्यान दीजिए, दर्पण हो या लेंस हो, तो अवतल है तो माइनस में होता है, उत्तल होगा तो प्लस में होगा F का मान। आगे 50 सेमी की दूरी पर रखिए, वस्तु कहाँ रखी है 50 सेमी दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी U का मान माइनस में हम रखेंगे। अब बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी I प्रतिबिंब की लंबाई वही, ठीक, और स्थिति निकालनी है V, ठीक। अब सब फार्मूले में हम क्रम से मान रख देंगे। देखिए बहुत ही आसान होता है, 1/f v - 1/u। लेंस के लिए यहाँ माइनस लिखेंगे, दर्पण होता तो प्लस लिखते हैं। f का मान कितना -25 बराबर 1/v कितना है वही निकालना है, -u -50 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो कितना आएगा -1/25। अब देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, +1/50। अब इसको इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो गया, -1/50 धन 1/25। ये माइनस में है, इसको माइनस लिखिए, 1/v हो गया। अब 50 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, आ गया 50। 50 1 के 50 एक बार गया, 25 दूनी 50 2 हो गया, बराबर 1/v। तो कितना हो जाएगा -3/50 बराबर 1/v। तो ये v बराबर आ गया 50/3 माइनस में, ठीक हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति मिल गई। अब यदि प्रतिबिंब ये देखिए माइनस में आया है, माइनस में आया है, इसका मतलब ये सामने बनेगा, और सामने बनता है लेंस में। तो चलिए अभी डायग्राम खींच लेंगे, उसमें समझ जाएंगे आप। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई चलिए अब निकालते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या होगा, यम बराबर यहाँ लिखेंगे I/O = v/u। अब I देखिए हमको निकालना है, इसको लिख लीजिए। O कितना है, O कितना दिया हुआ है 5 सेमी, और इधर V कितना आया -50/3, U कितना है -50, ठीक है। अब ये काट दीजिए, देखिए माइनस माइनस ये हट भी गया। इधर गुणा कीजिए, 3I बराबर 5, तो I बराबर 5/3। 3 से काटिए, 3 1 के 3 और बचा 2, 20 हो जाए, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 7 कर लीजिए इसको। तो I बराबर 1.67 क्या सेमी। ये प्रतिबिंब की लंबाई इतनी आ गई, ठीक है। डायग्राम खींच लीजिए, इसमें प्रत्येक सवाल लगाइए आप इसमें ना, तो डायग्राम जरूर खींचिए। डायग्राम खींचेंगे तो आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कहाँ सही है कहाँ गलत है कैसे है ना। और अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे क्रमशः। देखिए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस बना लो यहाँ, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे स्पष्ट दिखेगा कौन किरण कहाँ जा रही है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ हो जाएगा वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, दुगुनी फोकस दूरी, फोकस बिंदु, और यहाँ दुगुनी फोकस दूरी। इतना कर लो। अब देखिए फोकस दूरी कितनी है 25 है, 25 यहाँ दिखा दो। अब अगर ये 25 है तो दुगुनी फोकस दूरी ये 50 हो जाएगी, ठीक। और इधर भी चलिए इधर रहने देते हैं। अब वस्तु कहाँ रखी है 50 पर, यानी यही वस्तु रखी है, वस्तु लगा दीजिए यहाँ, ठीक। अब देखिए इसमें किरण आरेख खींचिए, तो ये आएगी प्रकाश किरण जो मुख्य समांतर आती है इस प्रकार से। तो ये देखिए दूर हटती है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी, है ना, जो समांतर आती है फोकस से। तो इसको इस प्रकार से देखिए, यहाँ देखिए स्केल ऐसे लगाएंगे तो ऐसे खींचेंगे बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ डाट लगा दीजिए और इधर ये किरण इधर गई, ठीक। अब इसको पीछे बढ़ाएं हम यहाँ से। अब दूसरी किरण देखिए वक्रता केंद्र से जो होकर के आएगी वो सीधे निकल जाती है, तो इसको यहाँ लगाइए, सीधे खींच दीजिए। अब इस प्रकार से ये किरण आई, इस प्रकार से ये गई, है ना। अब देखिए ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, यहीं मिल रही हैं, तो जहाँ मिलेंगे वहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो ये बन गया क्या, सीधा बन गया, है ना, सीधा बन गया, छोटा बन गया, और कहाँ सामने
सीधा छोटा सामने बनेगा। अच्छा चेक कर लीजिए कि छोटा बना है या नहीं बना है, बताइए छोटा बना है कि नहीं। वस्तु है 5 सेमी की, प्रतिबिंब बना 1.6, मतलब छोटा बना है। कहाँ बना है देखिए 25 से कम दूरी पर, कहाँ बना है 25 से कम दूरी पर 16.68, तो यहाँ लिख दीजिए 16.67, ये दूरी हो गई। ठीक, इस प्रकार से डायग्राम हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल अब देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है। अब देखिए फोकस दूरी दे दिया गया है 50 सेमी। ठीक, अब वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा वास्तविक बनता है, तो हमको पता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। यहाँ हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और जब उल्टा होता है तो यम का मान बताइए धन में लिखेंगे कि ऋण में। अतः यम का मान उल्टा होगा तो हम ऋण में लिखेंगे, -2 कर लो। ठीक, 2 गुना बड़ा बनता है। अब वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, तो हम यहाँ देखिए लेंस के लिए क्या होता है, यहाँ प्लस में होता है, यम बराबर होगा v/u, ये प्लस में कर लीजिए। अब यही मान रखिए -2 बराबर v/u, इधर गुणा कर लीजिए तो v बराबर क्या आएगा 2u माइनस में। ठीक, अब v का मान मिल गया। अब फार्मूले में रख दीजिए क्रम से 1/f = 1/v - 1/u। ठीक, अब रखिए भाई फार्मूले में मान, f का मान कितना है 50 है। चलिए ऊपर से लगा देते हैं यहाँ से, f का मान कितना 50 धन में है, तो ये लिखिए 1/50 बराबर 1/v की यहाँ कितना लिखेंगे -2u, और -1/u की जगह u रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, ये 2u हो गया, तो इसमें भाग देंगे तो -1 हुआ। अब ये माइनस u से भाग देंगे 2 बार जाएगा, u कट गया, 2 बचाना है तो 2 हो गया। अब इसको लगा दीजिए, ये आ गया 50 और ये हो गया -3/2u। तिरछा गुणा कर लो, 2u बराबर इधर गुणा करो कितना आएगा 50 गुणे -3 है ना, तो u बराबर हो गया 50 गुणे माइनस ये कर लो आगे /2, 2 से काट दो आ गया 25, तो u बराबर 25 × 75 हो गया, 75 सेमी। ठीक, तो u का मान मिल गया। 75 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। अब प्रतिबिंब कहाँ इसका बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -2u आया है, तो यहाँ लगाइए -2, u का मान कितना है -75, तो माइनस कितना हो गया, ये 75 दूनी 150 हो गया, ये 150 सेमी 150 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यदि किरण आरेख खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे, सब में किरण आरेख, आप जितने सवाल लगाइए सब में किरण आरेख खींच लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा सवाल में कि हमारा सही है गलत है क्या है। और इसके अलावा परीक्षा में किरण आरेख खींचने को भी आता है, तो आसानी से आप खींच लोगे। तो ये फोकस दूरी कर लो, ये वक्रता केंद्र कर लो। तो अब लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस बना लीजिए। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 50, चलो ये लिख लो 50 हो गया, इधर भी कर लो FC। ठीक, तो ये 50 हो गया। वस्तु कहाँ रखी है, U 75 पे, इसका मतलब फोकस से अधिक दूरी पर। देखिए तो 50 दूनी 100, ये होगा केंद्र वाला, तो 75 यानी दोनों के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी है। ठीक, अब इसका प्रतिबिंब हम बनाएंगे। देखिए जो समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से। ठीक है, ये आएगी इस प्रकार से जाएगी। अब प्रकाशिक केंद्र से होकर के जो किरण आएगी वो सीधे निकल जाती है, इसको इस प्रकार से ले आइए, या फोकस से ले आएंगे तो समांतर हो जाएगी, इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये और दूर बनना चाहिए था ना, तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती है तो ये और दूर बनती है। देखिए यहाँ झुक गया, तो इसको इस प्रकार से थोड़ा ऐसे ले लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से आएगा, तो ये बनेगी प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। इस प्रकार से प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, 150 सेमी दूरी पर बना है, और कैसा है, उल्टा है। अब देखिए इधर बना है तो दर्पण के पीछे जो होता है या लेंस के पीछे जो होता है उसको धन में लिखते हैं, इधर देखिए माइनस में। ठीक है,
चलिए अगला एक दो और लगाएंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार चलिए एक और सवाल लगा लेते हैं। यहाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। फोकस दूरी 15 सेमी, उत्तल है तो ये धन में होगा। अब देखिए 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है तो उल्टा होगा, यानी माइनस में लिखेंगे। तो यम बराबर होता है v/u, यहाँ रख दीजिए -2v/u। अब v बराबर क्या आएगा -2u। ठीक, अब फार्मूले में रख दीजिए। तो फार्मूले में रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/f 1/v और -1/u। अब रख दो यहीं। f का मान कितना 15 हो जाएगा, v कितना है v -2u और -u का u रख दो। अब सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आएगा 1/15 बराबर, अब देखिए 2u यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना मिलेगा 2u। तो अब इससे भाग देंगे तो कितना मिलेगा -1, तो -1 लिख लो। फिर -u से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 2, अब इधर माइनस है तो -2। ठीक उसी प्रकार से ये 15 हो गया -3/2u, तिरछा गुणा कर लो। 2u बराबर -3 गुणे 15, तो u बराबर कितना 15 तियाँ 45/2 माइनस पे इतना आ गया। अब प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी कैसे आ जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -2u, तो -2u का मान कितना -45/2, 2 से 2 काट दीजिए, आ गया -45। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बना तो इसका मतलब पीछे ही बना होगा। किरण आरेख खींच करके देख लीजिए, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र कर लो, या दुगनी फोकस दूरी 2f कर लो। ठीक 1 1 2 2 कर लो। अब क्या करेंगे, देखिए फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 15, तो ये दूरी हो गई 15। अगर ये 15 हो गई तो इधर ये हो जाएगी 30। ठीक उसी प्रकार से इधर भी ये 15 और ये 30। अब वस्तु कहाँ है, वस्तु है 45/2, यानी लगभग 22.5 है ना। तो 22.5 कहाँ आएगा, ये 15 से ज़्यादा 30 से कम है, यानी इसमें भी बीच में यही है वस्तु। ठीक, तो इसका जो है उसी प्रकार से मुख्य के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, और फोकस से ले आइए या वक्रता केंद्र से ले आइए, जो फोकस से होकर के आएगी इस प्रकार से ये किरण सीधे ले आइए, ऐसे यहाँ कर लेंगे ये फोकस बिंदु। ठीक, या पॉइंट। अब जो किरण ये से फोकस से होके आएगी वो क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है, तो ये बन जाएगी यहाँ प्रतिबिंब इसका। ठीक, इसको और आगे बढ़ा लो, ये हो गया किरण आरेख। ठीक, अच्छा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, देखिए 45, यानी ये देखिए यहाँ तक 30 है, 30 से ज़्यादा 45 हो जाएगा, ये 45 सेमी दूरी पर ये प्रतिबिंब बन गया बस। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब चलिए अब अपवर्तनांक से रिलेटेड सवाल देखते हैं। अपवर्तनांक से रिलेटेड चलिए पहले फार्मूला, सभी फार्मूले एक बार में देख लेते हैं ना। तो सभी फार्मूले में पहला फार्मूला, जिसे वायु से जल में आ रही है प्रकाश की किरण मान लेते हैं, वायु से जल में आ रही, इसका मतलब वायु सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहला माध्यम वायु है, दूसरा जल है, तो ये होता है क्या, जल का अपवर्तनांक बटे कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ये होगा, और ये जल का अपवर्तनांक बटे पहला माध्यम क्या है, वायु, वायु का अपवर्तनांक। अब अगर चाल निकालनी है तो वायु में चाल बटे जल में चाल, वायु में चाल बटे जल में चाल, इस तरीके से लिख देते हैं। तरंग दैर्घ्य लिखना है तो इसके लिए लिखेंगे वायु में तरंग दैर्घ्य बटे जल में तरंग दैर्घ्य। तो ये हो गया तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें हमको याद रखना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जैसे होता है क्या, जल का अपवर्तनांक बटे वायु का अपवर्तनांक, अभी लिखा यहाँ। तो अगर यहाँ हम लिखते हैं जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, वायु का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों से हमको ये फार्मूला मिल गया कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसी प्रकार सब हो सकता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे क्या होगा, इसको आगे कर दीजिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, इस प्रकार से ये होता है। अब ये देखिए तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक, चाल और तरंग दैर्घ्य के लिए एक बार और फार्मूला लिख लीजिए, जिससे ये याद हो जाए और याद करने की जरूरत न पड़े, है ना। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे बताइए,
कांच का अपवर्तनांक यानी उसको ऊपर लिखिए, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ठीक, अब अगर चाल निकालनी तो जो आगे देखिए चाल और तरंग दैर्ध्य जो आगे है उसको ऊपर लिखेंगे, बाकी अपवर्तनांक में जो आगे उसको नीचे लिखते हैं। चलिए अब चाल के लिए क्या लिखेंगे, इसको जल में चाल बटे कांच में चाल। तरंग दैर्ध्य के लिए जल में तरंग दैर्ध्य बटे कांच में तरंग दैर्ध्य। आया, ये क्या आया, जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक के लिए। चलिए अब सवाल लगाते हैं, इतना याद रखिए, इतने पर सवाल इसमें हो जाएगा। और इसके अलावा n बराबर ये आप जानते ही होंगे साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक, और इसके अलावा जैसे प्रकाश किरण, देखिए क्रांतिक कोण आप याद किए हो ना, ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। तो विरल से सघन माध्यम जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होती है, अभिलंब के पास आती है। और यदि ये सघन होगा, ये विरल हो गया तो क्या होगा, प्रकाश किरण आएगी यहाँ से दूर हटेगी, देखिए ये आ गई दूर हट गई, तो यहाँ बना आपतन कोण, यहाँ बनेगा अपवर्तन कोण। सघन माध्यम में आपतन कोण को बढ़ाइए, विरल माध्यम अपवर्तन कोण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा इस प्रकार से बढ़ करके मान लो इस पर आ गया, तो इधर से होके जाएगा, ये बन गया 90 अंश। तो जब ये 90 अंश हो गया, विरल माध्यम अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 अंश। तो सघन माध्यम में ये जो कोण बनेगा क्रांतिक कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बना कोण ये क्रांतिक कोण हो जाता है। अब क्रांतिक कोण के लिए हम फार्मूला निकालेंगे, देखिए विरल माध्यम हम वायु ले रहे हैं, सघन माध्यम कांच, तो इसके लिए क्या होगा कांच से वायु में आ रही प्रकाश किरण, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा समझिए, साइन आई अपान साइन आर, है ना। आई कितना है, यही क्रांतिक कोण है, और नीचे साइन आर यानी 90 अंश हो गया। ये क्या आया, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, विरल माध्यम का। हमको निकालना क्या, जिस माध्यम में क्रांतिक कोण बन रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकालने को आता है अक्सर। तो जिस माध्यम में क्रांतिक कोण बन रहा है वो कौन सा माध्यम है, सघन यानी कांच वाला माध्यम है। तो कांच का अपवर्तनांक हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये तो मिल गया साइन सी, 90 का मान 1 होता है, तो ANG बराबर क्या मिल जाएगा, 1/sin c, यानी सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है और क्रांतिक कोण दिया हुआ है तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक, जैसे हम वैसे ही प्रश्न बोल दे रहे हैं, इस पर सवाल अलग से नहीं बोलेंगे। जैसे कहा जाए कि कांच का क्रांतिक कोण 30 अंश है, कांच का क्रांतिक कोण कितना है, 30 अंश है, तो इसके कांच के अपवर्तनांक ज्ञात करो। कांच में क्रांतिक कोण प्रकाश का 30 अंश है, तो इसमें इसका अपवर्तनांक ज्ञात करो कांच का, तो क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c यानी sin 30, sin 30 का मान 1/2 हो गया, पलट दीजिए आ गया 2, यानी कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया, 2। ठीक, इस प्रकार छोटा सवाल हो जाता है। चलिए अब अपवर्तनांक से रिलेटेड ये सवाल देखते हैं हम। इसमें क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ है। समझिए, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल, जल यानी वाटर, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। पहले जल कहा है तो पहले दिया हुआ है 4/3, फिर बाद में कांच कहा है तो ये दिया हुआ है 3/2। ठीक, अब देखिए जल का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक मिल गया, हमको निकालना क्या है आगे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख सकते हैं कि नहीं, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसमें क्या कहा, जल का कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। आए बात समझ में, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना हमको, तो ये क्या हो जाएगा, जल का अपवर्तनांक, पहला माध्यम वायु हम मान सकते हैं, तो ये हो गया वायु। ठीक है, अब यहीं मान रख दीजिए क्रमशः ANW कितना, 4/3, 3/2, अब ये हो गया देखिए 4/3, देखिए पलट जाता है ना, 2/3, तो आ गया कितना, 8/9 आया। चलिए अगला सवाल देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग, देखिए निर्वात में प्रकाश का वेग यानी वायु में प्रकाश का वेग दिया हुआ है। चलिए ऐसे लिख लेते हैं, VA बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या ऐसे भी आप लिख सकते हो निर्वात में प्रकाश का वेग। अब शीशे का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, शीशे का अपवर्तनांक, शीशे का अपवर्तनांक
कितना दिया हुआ है 1.5। शीशे का अपूर्णांक इसका मतलब Ng। पहला माध्यम हम निर्वात यानी वायु मान लेते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक दिया हुआ है 1.5। ठीक है, अब यहाँ लगाइए वही जैसे फार्मूला अभी बताया हमने। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक बराबर क्या होगा, कांच का अपूर्णांक बटे वायु का अपूर्णांक। अपूर्णांक तो निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या है, चाल। तो चाल यानी वायु में चाल बटे कहाँ होगा, कांच में चाल। ठीक, अब देखिए कांच का अपूर्णांक 1.5 है, रख दीजिए। वायु में चाल कितना है 3 × 10⁸ और बटे कांच में चाल। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो ये आ गया कितना, कांच में चाल बराबर 3 × 10⁸ बटे, इसको नीचे लाइए 1.5, 10 से गुणा कर लीजिए 30 × 10⁸ बटे 15, 15 दूनी 30, आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, कांच में चाल आ गई। ठीक, चलिए एक सवाल इसी में हम बना दे रहे हैं, इसे कर लीजिए। जैसे निर्वात में कहा जाए कि निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इस टाइप से भी सवाल आता है। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है, 3000 एंगस्ट्रॉम है। शीशे का अपूर्णांक 1.5 है, शीशे का अपूर्णांक 1.5 है। तो शीशे में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताओ, क्या बताओ, तरंग दैर्घ्य बताओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ निर्वात में या वायु में, कहीं भी कहा जाए। वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी है, वायु में तरंग दैर्घ्य 3000 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए एंगस्ट्रॉम में है तो एंगस्ट्रॉम में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शीशे का अपूर्णांक 1.5 यही हो गया। अब देखिए तरंग दैर्घ्य के लिए क्या होगा, वायु में तरंग दैर्घ्य बटे कांच में तरंग दैर्घ्य, बस। अब देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1.5, वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी हो गई 3000 एंगस्ट्रॉम बटे कांच में तरंग दैर्घ्य। अब इसका गुणा कर दीजिए ठीक उसी प्रकार से, तो ये कितना आ जाएगा, कांच में तरंग दैर्घ्य, कांच में तरंग दैर्घ्य बराबर 3000 बटे 1.5। अब वैसे इसको भी लगा दीजिए, देखिए 3000, अब 10 से गुणा करेंगे दशमलव हटेगा, 10 से ऊपर गुणा कर लीजिए, 10 से नीचे गुणा करेंगे दशमलव हट गया, यानी 15 दूनी 30, तो आ गया 2000 एंगस्ट्रॉम। इसलिए इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य के रूप में हो गया सवाल। ठीक, चलिए अगला देखिए एक और। चलिए अगला सवाल देखिए, जल में प्रकाश की चाल। देखिए जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, जल में यानी WVW, जल में प्रकाश की चाल। तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। जल का अपूर्णांक दिया हुआ है, यानी जल का अपूर्णांक NW कितना दिया हुआ है 4/3 हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल निकालनी, क्या करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ठीक, तो इसको लगाइए, कैसे लगाएंगे, निर्वात यानी पहला माध्यम हम मान लेते हैं वायु, वायु मतलब वही निर्वात समझ लो। तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक ये कितना आ जाएगा, जल, अब देखिए चाल दिया हुआ यानी वायु में चाल बटे कहाँ, जल में चाल। ठीक, अब यहीं रख दीजिए कितना 4/3, वायु में चाल कितना है वही निकालना हमको। जल में चाल दिया हुआ है 2.25 × 10⁸। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे होगा, 3 × VA, 3 × VA यानी वायु में चाल। अभी हो गया 4 × 2.25 × 10⁸। ठीक है, VA बराबर, अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, VA बराबर हो जाएगा 4 है, 4 लिखो पहले, 4 × 2.25 × 10⁸ बटे 3 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 7 बार गया 0.7, 21, 3 × 5 = 15, ये आ गया इतना। अब 4 से गुणा कर लीजिए इसमें, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 2 अंक 200 लगा दिए, × 10⁸। तो आया कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, वायु में चाल मिल गई। ठीक, आइए नेत्र लेंस से रिलेटेड सवाल देखते हैं। इसमें देखिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, 2 प्रकार के सवाल इसमें आते हैं। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं एक बार कैसे होता है। निकट दृष्टि दोष में देखिए या कोई दोष नहीं है, तो ये नेत्र लेंस हमारा है,
इसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कहाँ, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले यानी निकट, लेंस के निकट बन जाए तो निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए इस प्रकार से पहले मिल गई, पहले बन गया तो निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष देखिए, दूर वाली वस्तु तो नहीं दिखाई देती है, निकट वाली वस्तु दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, देखिए निकट वस्तु आ गई तो रेटिना पा जाएगा, निकट की वस्तु दिखाई देती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दोनों कंपेरिजन करके हम सवाल समझेंगे। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में लेंस से दूर प्रतिबिंब बनता है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बन जाएगा इसमें, ठीक। तो इसमें देखिए दूर वाली वस्तु तो दिखाई देगी, निकट वाली नहीं दिखाई, निकट आया तो दोष बढ़ गया। तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। अब इसके निवारण के लिए यहाँ अवतल लेंस लगाते हैं, यहाँ उत्तल लेंस लगाते हैं, ये याद रखिए, ठीक। और इसका कारण क्या है, देखिए ये पहले बन गया है या नेत्र के गोलक के आकार बड़ा हो जाना या लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, ठीक। ये दो कारण हो गया। वैसे इसमें समझिए, इसमें क्या है, नेत्र के गोलक का आकार क्या, छोटा हो जाना और या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बड़ा हो जाना, ये दो कारण हो गए इसके, ठीक। और क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है, निकट बिंदु जो होता है वो 25 से कम हो जाता है। 25 सेमी होना चाहिए ना। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेमी, अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में ये निकट बिंदु 25 सेमी से कम हो जाता है। इस पर सवाल बहुत आता है, समझ लीजिए इसको। सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछ लेता है। और इसमें जो है 25 सेमी से अधिक हो जाता है न्यूनतम बिंदु, ठीक। निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेमी से अधिक हो जाता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में निकट बिंदु 25 सेमी से कम हो जाता है, यहाँ अधिक हो जाता है। समझ गए। चलिए अब सवाल लगाएंगे। इसमें सवाल लगाने में क्या ध्यान देना है हमको, निकट दृष्टि दोष में है तो अवतल लेंस लगेगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगेगा, इसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये बात तो याद ही होगा। और एक बात समझ लीजिए, इसमें सोचना ही नहीं है, V और U का मान हमेशा माइनस ही रखिए, बस हो गया। अब प्रश्न में क्या होगा, देखिए आंख में जो दोष है, जैसे मान लीजिए 25 सेमी से कम, वैसे देखना नहीं चाहिए। मान लीजिए 25 सेमी से कम यदि देख रहा है तब भी दोष है, 25 सेमी से कम देख रहा है तब भी दोष है। तो उस दोष को दूर करने के लिए उस वस्तु को क्या करेंगे, वहीं पर रख देंगे, उसका प्रतिबिंब जहाँ बनेगा उसको देख लेंगे। अब दूसरी देखिए, मोटी मोटी बात इतना समझ लीजिए कि जो नहीं दिखाई दे रहा वही उसको दिखाना है। जो नहीं दिखाई दे रहा मतलब दिखना कितना चाहिए, 25 सेमी से कम नहीं दिखना चाहिए, और अनंत से अधिकतम अनंत तक, इसका मतलब 25 सेमी से अनंत के बीच की वस्तु देखनी चाहिए। इससे कम देख रहा है तब भी गड़बड़ है, इससे अनंत से ज़्यादा का कोई मतलब है नहीं। अनंत से कम में अगर देख रहा है तो ठीक है। तो यदि 25 सेमी से अधिक नहीं देख पा रहा है तो वही उसको दिखाना है। मतलब यदि कहा जा रहा है कि 40 सेमी पर नहीं देख पा रहा है तो वस्तु को रख दो 40 सेमी पर, और उसका प्रतिबिंब जहाँ बन जाएगा, मतलब इसका प्रतिबिंब वहां हमको बनाना है जहां वो देख पाएगा। चलिए सवाल लगाएंगे फिर स्पष्ट होगा। चलिए इस सवाल देखिए, पहला सवाल यहाँ हम लिखे हैं कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, अगर मान लीजिए नहीं कहा गया है कौन सा दोष है, इतना समझ लीजिए कि वह 20 सेमी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। इतनी बात समझिए पहले, 20 सेमी दूरी पर पुस्तक को अगर वो पढ़ सकता है तो बताइए उसकी आंख में दोष है कि नहीं है। बिल्कुल दोष है। 25 सेमी से कम वाला देख पा रहा है, लेकिन 25 सेमी से कम नहीं देखना चाहिए, ठीक। तो देखना कितना चाहिए, अगर ये स्वस्थ नेत्र होता तो 25 सेमी पर देखता, वस्तु को 25 सेमी पर रखते तो ये देख पाता, लेकिन ये व्यक्ति है जो नहीं देख पा रहा है, ये 20 सेमी दूरी पर पुस्तक को पढ़ सकता है। बात समझ में आई। तो वस्तु को वहीं रखो जहां वो नहीं देख पा रहा है। वैसे भी इस प्रश्न में कह दिया गया है कि पुस्तक को 25 सेमी दूर रखकर पढ़ने के लिए कैसा कितनी फोकस दूरी के लेंस की प्रयुक्त करना होगा चश्मे में, बस स्पष्ट कह दिया है। वस्तु को रख दो 25 सेमी पर, उसका प्रतिबिंब बना दो 20 सेमी पर, कुछ सोचना नहीं है, u v का मान माइनस ही रखना है, बस फोकस दूरी निकाल लो, क्या दिक्कत है। ये तो बहुत ही आसान होता है। 1/f यहाँ रखिए, ठीक। तो ये हो गया v का मान -20, माइनस लगाइए, -25 हो गया, माइनस माइनस प्लस कर लो, -1/20, माइनस माइनस प्लस 1/25। अब ये सॉल्व करो, 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए 100 कर लेते हैं ना, 25 चौका 100, तो 20 25 100। अब देखिए माइनस है ना, माइनस में आएगा,
और 25 चौके 100, तो ये 1/f। तो f बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/f बराबर मिल गया 1/f बराबर -1/100। तो f का मान आ जाएगा -100। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फोकस दूरी हो गई। तो 100 सेमी फोकस दूरी पर रखी यदि इतने फोकस दूरी के लेंस को यदि प्रयुक्त करेगा तो वो देख लेगा। और यदि क्षमता निकालनी है, यदि लेंस में जो प्रयुक्त चश्मा है, चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त है उसकी क्षमता निकालनी है, तो P बराबर क्या होता है, देखिए सेमी में हो तो 100/f और अगर मीटर में हो तो 1/f। ठीक, तो ये सेमी में है तो 100/f लिखेंगे हम। तो कितना हो जाएगा 100 ये भी देखिए -100 लगा दीजिए, तो -1 डायोप्टर आ गया, P बराबर -1 डायोप्टर। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। अधिकतम कितना देख सकता है, 2 मीटर। देखिए देखना कितना चाहिए, अधिकतम अनंत देखना चाहिए, अनंत नहीं देख पा रहा है। अभी हमने बताया जो नहीं देख पा रहा वही दिखाना है। तो वस्तु को कहाँ हम रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, और वो नहीं देख पाएगा, फिर लगाएगा चश्मा, और जब चश्मा लगाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाना चाहिए, जहाँ वो देख पाएगा, यानी 2 मीटर पर। ठीक, तो माइनस में ही रखेंगे। अभी आपका मान जो चश्मा लगाएगा उसकी फोकस दूरी हमको निकालनी है, बस निकाल लीजिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से f ऐसे रहने दीजिए, v कितना हो गया -2 माइनस u कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखिए ये माइनस इनफाइनाइट ये ख़त्म कर लीजिए, तो 1/f बराबर 1/-2। ठीक, 2 क्या है, मीटर है, तो यहाँ से f आ गया कितना -2 मीटर। ठीक, -2 मीटर। अब देखिए इसमें कौन सा लेंस लगेगा, माइनस लगा है, इसका मतलब अवतल लेंस है। 2 मीटर फोकस दूरी का, 2 मीटर कहिए या 200 सेंटीमीटर कह लीजिए, 200 सेमी फोकस दूरी का क्या लगेगा, अवतल लेंस लगेगा, है ना। वैसे भी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। यदि क्षमता निकालना चाहें तो P बराबर होगा 1/f। अब देखिए 1/f, तो ये मीटर में रख दीजिए, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 2 पच्चे 10, 2.005 डायोप्टर। ये आ गया क्षमता। चलिए विद्युत से रिलेटेड सारे फार्मूले देख लेते हैं, फिर कुछ सवाल। ठीक, तो देखिए फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, और कौन क्या है उसका मात्रक यदि याद रहेगा तो फार्मूले में रख करके आप सवाल आसानी से लगा पाओगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं Q क्या है, आवेश, इसका मात्रक कूलाम। I क्या है, विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर। T क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड। V क्या है, विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। बोलते जाइए तो सब याद ही होगा। W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल। R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक, और P क्या है, सामर्थ्य, सामर्थ्य का मात्रक वाट, और बहुत सारे मात्रक होते हैं इसके। और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, समय हो गया, और लंबाई का मात्रक मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए फार्मूला इसका देख लेते हैं। Q बराबर क्या होता है, यानी E, और Q बराबर IT होता है। इसके अलावा V बराबर IR, V बराबर क्या होता है, W/Q भी होता है। ठीक, और इसके अलावा यहाँ से W कार्य, W बराबर क्या होगा, VQ, और Q बराबर IT होता है, तो यहाँ से हो जाएगा VIT। V की जगह IR जब रखेंगे तो I²RT मिल जाएगा, I की जगह V/R रखेंगे तो V²T/R मिल जाएगा। ये फार्मूला हो गया W के लिए। इसके बाद P के लिए देख लिए, P बराबर क्या होता है, W/T। तो जो भी W का मान मिला यानी कार्य का मान मिला, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ से जो है कार्य की ये जो है मान रख देंगे तो यहाँ P के लिए फार्मूला मिल जाएगा ना, तो WVQ निकाल के यहाँ रख दीजिए। VIT जब रखेंगे, देखिए TT कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, VI, और फिर यहाँ से T कैंसिल होगा, I²R। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा V²/R। ये P के लिए फार्मूला होगा। इसमें देखिए मात्रक यदि याद रहेगा तो जल्दी जल्दी आप सवाल आसानी से लगा देंगे। जैसे कभी कभी सवाल में कहता है कि 100 W और 100W और 200V, एक बल्ब पर इतना लिखा, इस बल्ब का प्रतिरोध बताइए। ये बहुत आता है सवाल। तो इसका प्रतिरोध कैसे निकले, W मतलब वाट, यानी P दिया हुआ है कितना 100, P दिया हुआ है 100, और विभव दिया हुआ है 200। P बराबर हो गया 100 वाट और विभव हो गया 200 वोल्ट।
अब प्रतिरोध निकालना है R। अब देखिए ये किस सूत्र में होता है, P बराबर होता है V²/R। ठीक, अब इसी में रख दीजिए तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, R बराबर V²/P। रख दीजिए, V का मान हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे P कितना है 100, ये काट दीजिए कितना आ गया 400 वाट। ठीक, इस प्रकार से होता है। अगर इसमें धारा निकालनी है, I बराबर क्या होता है V/R। V कितना मिल गया है 200, R कितना मिला 400, काट दीजिए, ये आ गया कितना, ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। तो यहाँ से रखेंगे कितना हो जाएगा 1 2 दूना 4, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर, ये विद्युत धारा मिलेगा इस प्रकार से। ठीक, इसके अलावा यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, देखिए PV दिया है, I यहाँ से भी निकाल सकते थे। I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, P बराबर VI, I बराबर P/V। तो P कितना मिला है 100, V कितना 200, काटेंगे तब भी वही 0.5 आएगा, चाहे यहाँ लगा चाहे यहाँ से। फार्मूला यदि याद रहेगा तो आप सवाल आसानी से लगा ले जाओगे। चलो ये सवाल देख लेते हैं एक, इसमें देखिए इसके अलावा आप यहाँ समझिए, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, देखिए धारा का एक ही मार्ग होता है, श्रेणी क्रम में धारा का एक ही मार्ग, धारा समान विभव अलग होगा। और जब समांतर होगा तो क्या होगी, धाराएं अलग होंगी, विभव समान हो जाएगा। तो अब देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोध सीधे सीधे जोड़ लिया जाता है। 3 और 2 श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 3-2 यानी 6 ओम हो गया, R का मान R1 कह लीजिए। अब ये 6 और ये 6 देखिए, दोनों का पहला सिरा एक जगह, दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा, दोनों समांतर क्रम में है। ये 6 और ये 6 कितने किस क्रम में है, 6 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे मिलेगा, 1/R = 1/6 + 1/6। तो ये आ गया 2/6, काट दीजिए 3 हो गया, 1/R, R बराबर कितना 3 ओम आ गया। ठीक, अब यदि इसमें से धारा निकालनी है तो धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर V/R, V हो गया 3, R हो गया 3, 3 काट दीजिए 1 एम्पियर आ गया। ठीक, चलिए देखिए ये सवाल, 250 वोल्ट है ना, ये विभव दिया हुआ है 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में I कितना है 5 एम्पियर है, मतलब 5 एम्पियर धारा उसमें बहती है। 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जाते हैं। देखिए P बराबर 25 वाट। अब 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 5 एम्पियर धारा बह रही है, कितने 25 वाट के कितने बल्ब जलेंगे। देखिए विभव दिया हुआ है, सामर्थ्य दिया हुआ है, तो एक बल्ब से कितनी धारा बहेगी ये हम निकाल लेंगे। पहले 25 वाट के बल्ब है ना, तो 25 वाट ऐसे लिखेंगे, 25 वाट के एक बल्ब से बहने वाली धारा I बराबर क्या होता है, चूंकि P बराबर VI तो I बराबर क्या होगा P/V। तो P कितना है 25 वाट और विभव कितना है 250, ये काट दीजिए तो 1/10। ठीक है, चलिए 1/10 ही रहने देते हैं इसको, है ना, या 0.1 एम्पियर लिख लीजिए, 1/10 एम्पियर। ठीक, इतना एम्पियर एक बल्ब से धारा बहेगी। अब देखिए 5 एम्पियर की धारा उसमें बह सकती है, तो कितने बल्ब होंगे, तो बल्ब की संख्या समझिए। यदि मान लीजिए 5 एम्पियर धारा बह सकती है, यदि बल्ब में 1 एम्पियर की धारा बहती एक बल्ब में, तो 5 एम्पियर के लिए 5 बल्ब चाहिए था, है ना। यदि एक बल्ब में 2.5 एम्पियर की धारा बहती तो कितने बल्ब जलते, 2, यानी इसी से हम भाग देंगे एक बल्ब में जितनी धारा बह रही है उससे। तो बल्ब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बल्ब की संख्या बराबर कुल धारा बटे एक बल्ब में धारा बटे एक बल्ब से बहने वाली धारा। तो कुल धारा कितनी है 5 और एक बल्ब से धारा 1/10, गुणा कर लीजिए, 50 बल्ब जलेंगे इससे। कितने बल्ब जलेंगे 50। ठीक हो गया। चलिए अब चुंबक से रिलेटेड सब कुछ देख लेते हैं एक बार जल्दी। तो क्या होता है, चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब उसमें बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाओं की संख्या, जो लंबवत बल रेखाएं निकलती हैं चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है BA cos थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया हमारा। इसके बाद
प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है -n d फाई अपान dt, जहाँ d पाई क्या है, फ्लक्स परिवर्तन की, फ्लक्स में परिवर्तन है, dt समय है, n फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में जितने ज़्यादा तार के फेरे होंगे विद्युत वाहक बल उतने ज़्यादा होगा। ये दो फार्मूले हो गए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल है, थीटा कोण बीच का है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं जब कोई आवेशित कण, समझो जब कोई आवेशित कण या Q कूलाम का आवेश V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है थीटा कोण पर, तो उस पर लगने वाला बल ये होता है। और जब I एम्पियर की धारा या लंबाई के चालक तार में B चुंबकीय क्षेत्र में रख करके थीटा कोण पर जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा होता है। अब इसके बाद तार में देखिए, ये तार में धारा जब प्रवाहित करते हैं चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान r²। ये हो गया फार्मूला, ठीक, ये हो गया। इसके बाद और कुछ है इसमें, बस इतना ही है, इतना फार्मूला इसमें याद रख लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहला सवाल हम यहाँ दिए हैं कि 20, देखिए फार्मूले पर ही ज़्यादातर आता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें लगने वाले बल की दिशा के लिए जो नियम हैं उनको समझिए ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल ज्ञात करते हैं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा, तो अंगूठा बल की दिशा हो जाती है, ठीक। अब यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो है दाएं हाथ के नियम लगाएंगे। अंगुलियां उधर होंगी, समझिए अंगुलियां उधर होंगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। अंगूठा धारा की दिशा में होगा तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ये सब बताएं, डिटेल देखना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए ये धारा की दिशा अंगूठा हो गया, इधर अगर ज्ञात करना है हमको यहाँ, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक। इस प्रकार से दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सवाल आते हैं। अब देखिए पहला सवाल लगाएंगे यहाँ पर हम, 200 फेरे हैं, n बराबर 200, ठीक। अब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी 5.1 सेकेंड में, अच्छा सेकेंड में यानी समय हो गया, सेकेंड में, इतने सेकेंड में 1 वेबर से घटकर, देखिए घटकर 5.1 पहले कितना है, 1 वेबर है, बाद में घटकर 5.2 कितना हो जाता है, 0.5 वेबर हो जाता है, ठीक। अब कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखिए फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे हम पहले। d फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 रख दीजिए, 0.5 माइनस 1, ठीक। अब ये हो गया, देखिए d फाई, यहाँ से लगाएंगे E बराबर -n d फाई अपान dt, रख दीजिए -n फेरों की संख्या 200। तो d फाई कितना मिल गया, 0.5 माइनस 1 बटे dt, कितना समय लगा, 0.1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस ये 200, अब देखिए इसको घटा दीजिए तो कितना आएगा, एक बड़ा है, एक में से घटाएंगे तो 0.5 आएगा। देखिए 1.0 लिख दीजिए, 0.5 घटाएंगे, देखिए 10 में से 5 गए 5, तो 5 यहाँ लगाएंगे दशमलव, आगे ये 0, ठीक, बटे 0.1। अब देखिए एक अंक पर है दशमलव, एक अंक पर है दशमलव, घटा दीजिए इसको, आ गया 200 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ये देखिए यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना मिल गया, 5 दूनी 10 यानी 1000 वोल्ट, ठीक। ये मिल गया विद्युत वाहक बल, ठीक। तो फार्मूले पे इस प्रकार इसमें सवाल आएंगे ज़्यादातर, ठीक है। पढ़ते रहिए, अच्छे से लगाते रहिए। इसके बाद अगले वीडियो में पूरा, एक ही वीडियो में पूरा हम पूरी थ्योरी, पूरी साइंस की थ्योरी जो है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी थ्योरी एक ही बार में बताएंगे, पूरा फिजिक्स फिर पूरा केमिस्ट्री, ठीक।